नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम आने वाला है। डेट तो आपकी आई चुकी है 13 अगस्त से 30 अगस्त। तो आपके कितने दिन बचे हुए हैं आज से? अगर अंदाजा लगाएं तो लगभग 50 से 55 के दिन के आसपास ही आपके बचे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि लास्ट के इन 50 से 55 दिनों में हम कैसे इन दिनों का यूटिलाइज करें, अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करें, ताकि हम मैक्सिमम नंबर लेकर आ पाए। एक बच्चे का क्या रूटीन रह सकता है इन 50 से 55 दिनों में? एक दिन का 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने को है, तो कितना कितना टाइम हम कितने सब्जेक्ट पर दे सकते हैं और उस घंटे में हम क्या क्या करें, वही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। फिर एजेंडा आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या एजेंडा रहने वाला है। आपका एग्जाम है सीजीएल 25 का, 50 से 55 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो उसी के हिसाब से कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे इस वीडियो में। मैं क्या करता था, मैंने भी तैयारी की है, आपके सामने सिलेक्शन लेकर खड़ा हूं और उसी बेस पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि लास्ट के दिनों में मेरा क्या माइंडसेट रहता था, मेरा क्या टाइम टेबल रहता था, रूटीन क्या रहता था, मैं मैथ को कैसे पढ़ता था, किन चीजों में बांट कर पढ़ता था, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेशन ले सके, थोड़ा सा आपको एक ढांचा मिल जाए पढ़ने का। हाँ, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हाँ भाई टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, जिससे वो सिलेक्शन लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है वो कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, वही सारी सेम चीजें होती हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी होती है। उन चीजों पर हम बात करेंगे कि मैं क्या करता था इन दिनों में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हर एक चैप्टर यानी सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की हर सेक्शन की यानी क्या क्या वेटेज है, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में, ताकि हमारा थोड़ा सा आइडिया रहे, हमारे पास जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास थोड़ा सा आइडिया रहे। हाँ, हमारे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी उनके अलावा बाकी जो चैप्टर बचेंगे उन्हें चीजों को छोड़ सकते हैं। ये हम देखेंगे। रिवीजन वगैरह की ट्रिक्स, रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए वो देखेंगे। साथ में एग्जाम लेवल। अब बात ये आती है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न तो चेंज हुआ ही नहीं, और ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि जब सबको लगता है कि हाँ पैटर्न चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है, तब बिल्कुल चेंज नहीं होता। जब किसी को भी खबर नहीं होती कानो कान, तब होता है अचानक से चेंज। ये कॉन्फिडेंस है, ऐसा ही होता है ज्यादातर। आप पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, जब जो चीज सोचेंगे तब नहीं होगी, और जब नहीं सोचेंगे तब आपकी अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी। ठीक है ना? तो एग्जाम पैटर्न तो चेंज हुआ नहीं, एग्जाम लेवल उम्मीद है कि बढ़ेगा। जैसा आपका पिछली साल रहा है 2024 में, वैसा तो नहीं रहेगा, उसकी वजह से कट ऑफ भी काफी ज्यादा रही है। तो थोड़ी सी टाइटनेस यहाँ पर एसएससी की तरफ से है, तो एग्जाम लेवल चेंज होगा, थोड़ा सा होगा, उस पर ही हम बात कर लेंगे कि उसकी वजह से हमें अपनी तैयारी में क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, विच सेक्शन टू फोकस। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी बातें बताना शुरू करूंगा मैं। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले मैथ है। अब यहां पर देखिए, पहले आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, साइड हो जाऊं थोड़ा, 25 क्वेश्चन हैं। मार्क्स 50 नंबर के, 50 तो 200 नंबर का आपका पेपर होना है। तो सबसे पहले हम टारगेट सेट करेंगे कि हमें कितना टारगेट सेट करना है प्री क्वालिफाइंग करने के लिए। प्री आपको पता है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखेंगे, 2018 के लेके 2024 के ट्रेंड को देखेंगे, तो आपको जो सीजीएल की कट ऑफ मिलेगी टीयर 1 की, वो आपकी 150 के आसपास मिलेगी। कभी 147, कभी 148, कभी इस बार गई थी 153। तो 150 में प्लस माइनस 3-4 करके आपकी कट ऑफ जाती है सीजीएल टीयर 1 की। तो लगभग आप रॉ मार्क्स जो टारगेट करेंगे वो 150 मान के चलेंगे, यानी 155 से लेके 160 इतना टारगेट लेके चलेंगे आप प्री का। और ये फिजिबल टारगेट है, प्रैक्टिकल टारगेट है, इतना ही आपको रखना है। अब बहुत से वीडियो मिलेंगे हाउ टू टारगेट 180 नंबर। क्या 180 नंबर ला सकते हैं? कितने लोग ला रहे हैं? हर कोई तो नहीं ला पा रहा। मेरा हम जैसे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो तो इतने नंबर लेके आते हैं ना, और वैसे भी क्वालिफाई करना है तो क्या करेंगे 180 लेके आगे। मेरे भी कभी नहीं आए भाई 180, मेरे ज्यादा 155-160 के आसपास ही इतने ही रहते थे, क्योंकि मैं रियलिस्टिक टारगेट लेके चलता था और उतनी मैं नंबर लेके आता था कि भाई नौकरी लेनी है, कोई वो थोड़ी ना बनाना है। ठीक है ना? तो आप इतना टारगेट लेके चलिए कि 155 से 160 नंबर लेकर आ पाए। अब किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने हैं, जो मेरा रहता था हिसाब किताब, वो मैं आपको बता देता हूँ।
कि मैथ में आप 45 नंबर टारगेट करके चलिए, रीजनिंग में 45, इंग्लिश में, ये तो इंग्लिश है भाई, इंग्लिश में 40 नंबर टारगेट करके चलिए, क्योंकि भाई हम हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है इंग्लिश में, तो इसलिए मेरे तो 40 से ज्यादा कभी आए नहीं, 40 एक बार 40.5 बस, तो 40 लेके चलिए। और जीके में 25। यार हम वो विद्यार्थी है जो हर सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत करते थे और सबों में मतलब एकदम बराबर से नंबर लेके आते थे, ताकि हम एक अच्छा मिक्स लेके आ पाए और अपने टारगेट पर पहुंच पाए। अब देखेंगे इतना टारगेट लेके चलेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 4 13 155 आ जाएगा, और इतना आपका आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे एडवांस हो सकते हैं थोड़े से, वो मैथ रीजनिंग में 50, इन तीनों में 50 में से 50 लाएंगे, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में 150 नंबर आ गए, और जीके में 5 नंबर, इतने ही आते हैं। सच्चाई भी यही है। मेरा एक दोस्त था, तीनों 50-50 मारता था, जीके में 5 नंबर आते थे, 7 नंबर आते थे, तो वही 155 60 आते थे, और मैथ सब में बराबर मेहनत करता था, तो भाई इतने आते थे। अब इसका फायदा पता है क्या मिलेगा, मेथ्स में मिलेगा, क्योंकि मेथ्स में 4 सब्जेक्ट आने, वहां नंबर भी जुड़ने हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करेंगे, किसी एक को छोड़कर नहीं चल सकते, क्योंकि भाई पैटर्न ही ऐसा है, आप क्या करें, पैटर्न में वैसे ही चलना पड़ेगा हमको। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट रखिए, 4 सब्जेक्ट का 45, जीके में 25, इंग्लिश में 40 नंबर, 160 155 160 इतने नंबर आपके आ जाए, इतना ही रखना है आपको। और बाकी अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे कर ही सकते हैं। ये जो वीडियो एक जनरल वीडियो है, यानी एक जो मेजोरिटी है उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, ठीक है ना। अब आता है सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा मैथ। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 नंबर के, और टारगेट हमारा है 45 नंबर का, कि 45 नंबर हमें लाने ही लाने हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग 23 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब हमें 23 क्वेश्चन सही करने हैं। अब मैं ब्रेकअप बता दे रहा हूं, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आपके इजी आते हैं, जो आपको पढ़ते ही आ जाएंगे, हाँ भाई इसका ये तरीका होता है, सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। 3 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, जिनमें 2-3 क्वेश्चनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, वो भी फिजिबल होते हैं, कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, बस थोड़ा सा टाइम ले जाएंगे वो मॉडरेट। और लगभग 2 क्वेश्चन ही आपके हार्ड आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो छोड़ने के लिए बनते हैं। इन 2 से 3 क्वेश्चन को हार्ड को बीच में घुसेड़ देते हैं वो 25 क्वेश्चन के में। उसकी वजह से क्या लगता है, मैं शिफ्ट कठिन आ गई। शिफ्ट कठिन नहीं थी, बस माइंडसेट थोड़ा अलग था। हम जब सवाल कर रहे थे तो इजी करते जा रहे थे, गलती से बीच में हार्ड आ गया, हम उसमें फंस गए, उसकी वजह से हम आगे की इजी भी छोड़ आए, इसी वजह से वो शिफ्ट हार्ड बन जाती है। तो 25 क्वेश्चन को करते वक्त हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम 1 गो में ये वाले क्वेश्चन करें। सबसे पहले 20 क्वेश्चन कर ही दें 1 गो में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाने वाला लग रहा है, उसको वही की वही छोड़ दें, उसको करने की जरूरत है नहीं, यानी मार्क फॉर लेटर कर दें। 20 क्वेश्चन इजी करने के बाद आप इन 3 मॉडरेट क्वेश्चंस पर आए, जिनको लगता है पढ़कर हाँ आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। इन 3 क्वेश्चन को करें। अगर आपके 23 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है हार्ड क्वेश्चन में, अगर समय है तो ही दें, अदरवाइज दूसरे सेक्शंस को करें। समझ गए होंगे आप कि आपको 25 में से 23 क्वेश्चन करने। 23 क्वेश्चन कौन से, 20 इजी 3 मॉडरेट। इजी मतलब जो पढ़ते ही मेरे को कर पा रहे हैं, मॉडरेट कौन से, जो हाँ 2 से 3 को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन लगता है मेरे को हाँ मैं वो कर लूंगा, ये 23 क्वेश्चन करने हैं। और इस तरीके से आप करेंगे तो आपके 45 नंबर आराम से जो टारगेट है वो आपका अचीव हो जाएगा। अब जो ये 25 क्वेश्चन है, उनका मैंने यहाँ पे ब्रेकअप लिख दिया है कि किस सब्जेक्ट से, नहीं किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। अब इसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो परसेंटेज से 1-2 सवाल आते हैं आपके, रेशियो से आता है। मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर 20 शिफ्टों में क्वेश्चन हो रहा है, 20 शिफ्ट में मतलब पेपर हो रहा है, तो लगभग आपका 4 से 5 शिफ्ट होंगे जिसमें मिक्सचर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और वो जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक लेवल का होगा, ऐसा नहीं बहुत एडवांस लेवल का होगा। इसलिए आप इस चैप्टर को दरकिनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता आपके शिफ्ट में ही वो वाला क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर वाला आया तो बिल्कुल बेसिक ही था, आप तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए थे, तो आपका तो वो 2 नंबर चला गया ना। और 2 नंबर चला गया तो भाई लगभग 1000 रैंक हो गई, एक नंबर पर 500 रैंक नीचे ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए आप नहीं छोड़ सकते। एवरेज से एक सवाल आएगा ही आएगा आपका 100%। प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, SICI, टाइम वर्क, ये हो गया सारा आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट। 50% तो आपका अर्थमेटिक से आ गया। उसके बाद आ गया आपका एडवांस नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन में तो वही ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास वाला। नंबर सिस्टम में ज्यादातर डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं,
डिविजिबिलिटी रूल वाले, एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा, एलिमेंट्री एलजेब्रा, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जिसमें आता है उसमें इजी क्वेश्चन आता है। इसलिए आप इस चैप्टर के भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन यानी आप इसकी समझ जरूर लेकर जाएंगे एग्जाम में। और ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा ज्योमेट्री से आते हैं। फिर मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आता है, या तो 2D से या 3D से। ये फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, ज्यादा कठिन नहीं आता है ना। और बाकी आपका ग्राफ से 2-3 क्वेश्चन। अब तो ग्राफ से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। पहले ऐसा होता था एक ही ग्राफ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आते थे, अब वैसा नहीं होता, हर ग्राफ से अलग क्वेश्चन। तो आप इस ब्रेकअप को देखकर ये तो समझ गए होंगे कि आप कोई चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ सकते हैं कौन सा, जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा होता है और अलजेब्रा में भी होता है, तो वो छोड़ सकते हैं। उनसे क्वेश्चन आपके प्री में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना तो कोई है ही नहीं, सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही ये टॉपिक आपको करके जाने हैं। अब जैसे कि मान के चलिए 45 से 50 दिन रह गए हैं, तो मैं मानता हूं कि आपने ये सारा सिलेबस कर ही लिया होगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर बाई चांस आपका कोई में से सब्जेक्ट यानी टॉपिक रह गया है, छोटा मोटा कोई टॉपिक रह गया है, तो मैं यही आपको सलाह दूंगा 10 से 15 दिनों में आप वो सारे टॉपिक खत्म करें और लास्ट का 1 महीना अपने पास बिल्कुल बचा के रखें। किसके लिए, जो मैं इससे अगली स्लाइड में आपको रूटीन बताऊंगा, एक दिन का मैथ का रूटीन बताऊंगा, उसके लिए आप कम से कम 1 महीना निकाल कर ही रखें। 1 महीना 40 दिन कम से कम निकालें। 10 से 15 दिनों में जो आपका टॉपिक रह गया है और जिसकी वेटेज जहां पर अच्छी खासी है उसको जरूर कर लें, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की तरफ हमारा क्या रहेगा मैथ का रूटीन 1 दिन का। ये तो हो गया कि ब्रेकअप क्या है हमारा। मैथ में 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 में से हमें 23 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, हमें करने ही करने हैं और 23 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे अगर मैं जो बता रहा हूं वो कर लेंगे तो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैंने डेली रूटीन लिखा हुआ है। अब मैंने मान के चल दिया है कि आपने अपना सारा सिलेबस कर लिया है मैथ का। अब आपके पास बचे हुए हैं 40 दिन, मान के चलिए 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब 40 दिन आपको डेली 3 घंटे देने हैं मैथ के ऊपर, क्योंकि आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन 3 घंटों को आप डिवाइड कैसे करेंगे। आपके पास मैथ पढ़ने के लिए 3 चीजें होंगी। सबसे पहला थ्योरी, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, नोट्स और फॉर्मूलाज जो होंगे आपके पास, फॉर्मूला बुक होगी आपके पास। इन 3 घंटे में से थोड़ा सा समय इसके लिए रखेंगे। दूसरा होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और इस 3 घंटे का जो तीसरा स्लॉट होगा वो होगा आपका क्विज़ेस के लिए। इन 3 घंटों को मैं ऐसे बांटूंगा। सबसे पहला मैथ में आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको ये वाला फॉलो कर सकते हैं 3 घंटे के लिए, जिसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी करेंगे और क्विज करेंगे। अब सबसे पहले जो 3 घंटे हैं, 3 घंटे में से 45 मिनट तो आप थ्योरी के लिए देंगे। 45 मिनट हो जाए, चेंज कैसे होगा, 45 मिनट तो आप इसके लिए देंगे और काफी है इतना टाइम। अब 45 मिनट में आप कैसे डिवोट करेंगे, मैं मान के चलता हूं 15 मिनट आप निकालिए ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। ये 4 टॉपिक है आपके एडवांस के, इनके फॉर्मूलाज होते हैं, काफी सारे थ्योरम्स होती है, फॉर्मूलाज होती हैं। तो लगातार 40 दिन तक आप 15 मिनट इनके लिए निकालेंगे। फिर डेली आप इन सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, पहले ज्योमेट्री के सारे रिवाइज, और 15 मिनट काफी होते हैं, मैं मान के चलता हूँ। आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट में आप काफी सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर की। 15 मिनट आप सिर्फ डिवोट करेंगे एडवांस के लिए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन चारों सब्जेक्ट के आपके जो भी फॉर्मूलाज होंगे, थ्योरम्स होंगे, उनको रिवाइज करेंगे आप डेली 15 मिनट। इनमें से 15 मिनट एडवांस के लिए, और बाकी जो 30 मिनट होंगे, 30 मिनट आप रिवाइज करेंगे अपने अर्थमेटिक के चैप्टर्स को। अर्थमेटिक के चैप्टर्स यानी आपने जो यहाँ पे सिलेबस कर ही लिया होगा, जैसे आपने ये सारे टॉपिक कर लिए, अब आपका मन है किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं आप मान के चलिए परसेंटेज से आप रिवीजन स्टार्ट कर देंगे इन 40 दिनों में। 15 मिनट तो आपने एडवांस को दे दिए, बचे 30 मिनट। 30 मिनट में आपने स्टार्ट कर दिया परसेंटेज से, और एक तरफ से स्टार्ट कीजिए और सारा एक एक करके टिक करते जाइए, हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। परसेंटेज से मान के चलो आपने स्टार्ट कर लिया, परसेंटेज के आपने सारे मान के चलिए आपको 1 दिन लगेगा इनमें, 1 दिन या 2 दिन लगेगा, जितना भी दिन लगे आपको 30 मिनट देंगे आप अपना, उसमें सारा अपना जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, उसमें जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जो मार्क के होंगे, वो सारा रिवाइज कर लेंगे।
इस तरीके से आपका 45 मिनट दिन का जाएगा थ्योरी के रिवीजन में, मैथ के में। उसके बाद अगला 45 मिनट देंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। यानी यहाँ पर जो आप चैप्टर रिवाइज करेंगे, जैसे आपने परसेंटेज आपने रिवाइज कर लिया, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ेंगे आप, जो भी 2020 के बाद के आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, अगर नहीं करें तो आप अब भी कर सकते हैं, अब भी देर नहीं हुई है। अगर आप एकदम दृढ़ हैं अपने टारगेट को लेके, 45 मिनट आप अपने प्रैक्टिस को देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। किसी भी बुक से कर सकते हैं, पिनेकल से कर सकते हैं, किरण से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद 1.5 घंटा तो ये हो गया, अब बचा आपके पास 1.5 घंटा। 1.5 घंटा देंगे आप क्विज़ के लिए, ठीक है ना। अब 1.5 घंटे में आपको 2 क्विज देनी है, एक तो पीवाईक्यू क्विज देनी है और एक क्विज देनी है न्यू क्वेश्चंस। यानी ये प्रीवियस ईयर में नहीं आए हुए जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो खुद बनाते हैं इन क्विजेस को। 25 क्वेश्चंस, 25 मिक्स क्वेश्चंस की क्विज होंगी, ये 25 मिक्स क्वेश्चंस की क्विज होंगी। और किस प्लेटफॉर्म से दे, किसी से भी दे सकते हैं। मैं तो टेक्स्ट बुक से देता था, आप भी टेक्स्ट बुक से ही दे सकते हैं 2 क्विजेस। अब मैं 2 क्यों कह रहा हूं, देखो पहला तो हो गया आपका पीवाईक्यू की क्विज, उससे क्या होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न आया है अभी तक का एसएससी का, उससे फैमिलियर रहेंगे कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के 25 क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते हैं, उनको आप करते हैं, तो उसकी यहां से आपको हैबिट बनेगी। अब जो बात चल रही है कि एग्जाम लेवल अप हो जाएगा, उसके लिए मैंने न्यू क्विज वाला डाला है कि हाँ आपके बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग है ही है क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं। न्यू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, उन्हीं न्यू क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इसमें कुछ अलग ही फॉर्मूला लगेगा, अलग ही थ्योरम लगेगी, नहीं। उनकी जो आत्मा होगी, उनका जो मूल होगा वो वही बेसिक होगा। यानी अगर किसी का बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यू को भी अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 25 में से 25 के 25 न्यू डालेगा, नहीं। 15-17 क्वेश्चन तो वो वही डालेगा जो प्रीवियस ईयर वाले आते हैं। वो 8-9 क्वेश्चन में ही गड़बड़ करेगा, मतलब खेल करेगा। तो उन्हीं 8-9 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना सीखना है। और न्यू क्वेश्चन की आप क्विज की अभी से प्रैक्टिस डालेंगे तो आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे। अगर आपका एग्जाम में लेवल कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो आप वहां पर टैकल कर जाएंगे क्योंकि आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर ली है। और थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, एकदम ऐसा नहीं है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं होना भाई, ठीक है ना। इसीलिए मैथ का क्या प्लान रहेगा, 3 घंटा डेली का देना है। इस तरीके से आप डिवोट कर सकते हैं। मैं सेम ऐसे ही देता था, मैं अपना एक पार्ट निकालता था अपने रिवीजन के लिए, एक पार्ट अपना प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि और जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस टाइमर लगाकर करें। आप अपने आप को एक टारगेट देके करें कि हाँ भाई परसेंटेज के मेरे को 50 सवाल करने हैं, मेरे पास है 25 मिनट, 25 मिनट में 50 सवाल करने हैं, जितने भी आपको देना है 1 घंटे में करने 50 सवाल, टारगेट देके करें ताकि गिरते हुए समय के साथ क्वेश्चंस को टैकल करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती जाए। क्योंकि हमें समय से खेलना है, मेन है हमारा समय, समय से लड़ना है हमको। जितना हम समय में प्रेशर में रह के काम अच्छा कर पाएंगे, पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता था। मैथ का ये मैंने बता दिया, थ्योरी में रिवाइज करता था, थोड़ा प्रैक्टिस भी करता था और क्विजेस पर हम फोकस ज्यादा करता था, यानी सेक्शनल क्विजेस पर, ठीक है ना। वही मैंने आपको बता दिया है, आप कुछ इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं और काफी अच्छा तरीका है ये किसी सब्जेक्ट को करने का। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चंस की क्विजेस करेंगे ना आप, इसकी एक एरर बुक भी मेंटेन करेंगे। 1.5 घंटा मैंने आपको पता है क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि मान के चलिए आप 25-25 मिनट 50 मिनट में ये क्विज करते भी हैं दोनों, उसके बाद 40 मिनट आपको पूरे एनालिसिस पर देने हैं कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन में क्यों अटका। हर किसी क्वेश्चन को देखना है, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, जल्दी कर लिया, हाँ इसका कारण क्या था जल्दी करने का, क्योंकि मुझे पता था इस क्वेश्चन में मैं क्यों अटका, क्योंकि या तो मेरे कॉन्सेप्ट में कमी थी या ये मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, तो उसको पढ़ना है, फिर उसको अपने इसमें लेके आना तैयारी में। इसीलिए 40 मिनट मैंने आपको दिए एनालिसिस करने के लिए। और आपका अच्छा जितना एनालिसिस रहेगा, आप अपनी गलतियों को जितना अच्छा पकड़ पाएंगे, उतना ही आप उस पर सुधार करेंगे, वर्क करेंगे और दोबारा से क्विज़ में उसको लेकर आएंगे उस वाले चीज को, तो आपका और अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ऐसे ही परफॉर्मेंस अप होती है, ठीक है ना। इसलिए 1.5 घंटा दिया है मैंने यहाँ पे, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ मैथ का तरीका। अब देखते हैं रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का भी हमारे 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, तो टारगेट रहेगा हमारा 45 नंबर का प्रैक्टिकल टारगेट। हालांकि काफी बच्चे 50 में 50 भी लेकर आते हैं रीजनिंग में, मेरे तो एक ही बार आए थे, लेकिन ज्यादातर 45 के आसपास ही रहते थे। तो मैं एवरेज यानी जनरल टारगेट लेके चल रहा हूँ 45 नंबर का। अब 45 नंबर के लिए हमें 23 क्वेश्चन ठीक करने हैं,
अटेम्प्ट तो पूरे हम 25 ही करते हैं, एक दो गलत भी हो जाते हैं, 23 सही क्वेश्चन करने हैं हमें एकदम। अब इन 23 क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे रीजनिंग में, तो इतनी कठिन नहीं आ रही रीजनिंग। वही आपका सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही आपका एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल से 7-8 6-7 क्वेश्चन आए थे, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज और आकृति गिनना वगैरह, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो 25 क्वेश्चन का ब्रेकअप आपका वही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रेकअप बताने की इतनी कोई जरूरत है, उससे आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आपको इस पर ध्यान क्या रखना है, देखिए कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कैलेंडर हो गया और क्यूबॉइड हो गया। डाइस तो देखो इजी है, अब वो आता भी हर पेपर में, क्यूबॉइड हो गया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी प्री में वेटेज कम है, आते जरूर हैं, लेकिन अगर 20 शिफ्ट हो रही है मान के चलिए, तो यार 4 या 5 शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इनसे जब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं एकदम कठिन क्वेश्चन पूछ लेंगे, इजी क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको ये सारे टॉपिक्स भी पढ़कर जाने हैं। देखिए अभी आपके पास 50 दिन है मान के चलिए, तो आप 10 दिनों तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिए इनके लिए भाई, एक टॉपिक के लिए 1 दिन मैंने आपको दिया। इन सारे टॉपिक्स को आप कंप्लीट जरूर कर लें, यूट्यूब पर कहीं से भी कर सकते हैं, काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, किसी से भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। तो इन सारे टॉपिक्स को जरूर करके जाएं। थोड़े से अंडररेटेड टॉपिक्स होते हैं प्री के लिए, लेकिन अगर किसी शिफ्ट में आ गया तो इजी क्वेश्चन आएगा। अगर आपका नहीं आया, क्वेश्चन को आने के बाद आपने नहीं किया, तो आपका एक नंबर कम हो जाएगा, उससे आपकी रैंक काफी गिर सकती है। तो इसलिए 10 दिनों में इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आप ये कर लेते हैं, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में आपको डेली क्या देना है। आपके सारे टॉपिक हो गए, उसके बाद आप रीजनिंग में डेली 1.5 से 2 घंटे देंगे। 2 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और 2 घंटे मैंने मैक्सिमम बोल दिया। इसमें भी आपको सेम वही चलना है। 1 घंटे में तो आप 2 क्विज़ेस को देंगे, एक न्यू क्विज और एक ओल्ड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विज, दोनों करेंगे आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर पर आपकी कमांड बनी रहेगी। न्यू क्विज से क्या होगा कि आपकी अगर एग्जाम लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वहां पर आपकी हैबिट बनेगी उन क्वेश्चंस को करने की, जिससे कि आप एग्जाम में पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आपने नए से भी आप एकदम अवेयर रहेंगे कि हाँ भाई नया आ जाएगा, तो उस तरह की प्रैक्टिस मैंने की हुई है। ठीक है ना। 2 क्विज डेली रखेंगे आप, सेक्शनल क्विज किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा, इसमें आप कितना टाइम देंगे, इसका एनालिसिस भी करना है आपको, कि एनालिसिस में आपकी वही चीज रहेगी कि कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट में कमी है, या वो कॉन्सेप्ट मेरे को आता ही नहीं है, या मैं भूल रहा हूं, मैंने रिवाइज नहीं किया है। ठीक है ना। और उस कमी पर आप वर्क करेंगे, और फिर अगले दिन फिर उसी क्विज में लेकर आएंगे, तो आपका स्कोर अप होता जाएगा। ठीक है ना। तो कितना टाइम लगेगा आपको इसको करने में, दोनों को 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। तो 1 घंटा ले लीजिए आप इनके लिए, क्विज प्लस एनालिसिस के लिए। बाकी जो 1 घंटा बचेगा, आप उसमें जो भी आपके रैंडम टॉपिक्स होंगे, जैसा कि मैंने ये बताए थे, आप ये सारे टॉपिक होते हैं। कैलेंडर हो गया, क्यूबॉइड में क्या फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्शन में कुछ फॉर्मूले से होते हैं, थोड़ा सा छाया वाला सवाल होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और बाकी सारा आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे, वहां पर आपने क्वेश्चंस यानी नए नए लॉजिक आपने लिखे होंगे, वो भी रिवाइज करने होते हैं डेली, क्योंकि वो बार बार तो पूछे नहीं जाते, इसीलिए उनको याद रखने का तरीका है फ्रीक्वेंट रिवीजन। तो उन जो भी रैंडम क्वेश्चन हैं, रैंडम टॉपिक्स हैं, उनको रिवीजन के लिए आप डेली दे देंगे 30 मिनट। 30 मिनट रिवीजन के लिए दे देंगे, और 30 मिनट दे देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, इंटेंस प्रैक्टिस, एकदम मैं इसको बोलता हूं युद्ध स्तर पर प्रैक्टिस। एनालॉगी की आज प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको, आज मैं एनालॉगी की प्रैक्टिस करूंगा। तो मान लिया आपने 30 मिनट पहले एनालॉगी के सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास लिखे हुए थे, वो सारे आपने रिवाइज कर लिए। फिर उसके बाद जो समय बचा, आपने उसमें उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, भैया 50 क्वेश्चन आपको करने हैं एनालॉगी के, तो टाइमर लगा के करें, हाँ भाई मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करूंगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसे ही करता था, उससे क्या क्वेश्चन को जल्दी करने की हैबिट बनती थी मेरी। ठीक है ना। और सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, कोई पैटर्न आपका रिपीट होता है, 40-40 शिफ्टों में पेपर होता है, 4000 सवाल बनते हैं, तो रिपीट तो होंगे ही, कोई नहीं रोक सकता भाई, है ना।
तो कुछ इस तरीके से रीजनिंग कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करता था, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई अच्छा तरीका है ये, ठीक है ना। अब आती है जीके की। जीके सबसे पॉपुलर टॉपिक है आजकल के जमाने में, क्योंकि भाई जीके हर कोई जीके वो पूछता है कि जीके की स्ट्रेटेजी, जीके में नंबर कैसे आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जीके की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है ना। अब जीके में 25 क्वेश्चन आने हैं आपके 50 नंबर के, टारगेट मैं आपको दूंगा सिर्फ 25 नंबर का एवरेज, आपको सिर्फ एवरेज ही एक्सपेक्ट करके चलना है कि हाँ 50 में 20 से 25 नंबर आ जाए मेरे जीके में, बहुत है। ज्यादा आ गए तो आशीर्वाद है ऊपर वाले का, नहीं आए तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे 25 नंबर आ गए। अब ये नंबर आएंगे कैसे, तो यही बहुत बड़ा सवाल है कि 25 नंबर आना भी इतना आसान नहीं है जीके में। और बहुत सारे बच्चे मुझसे सिर्फ जीके की ही पूछते हैं कि जीके की स्ट्रेटेजी बताओ। अब जीके की मैं आपको सच बात बता देता हूँ कि इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है, क्योंकि एसएससी ने भी कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। उन्होंने तो यही बोल दिया हम याद ये देंगे वो देंगे, सब उन्होंने बोल दिया हम तो सब देंगे, और वो सब देते भी है, कहाँ से पूछ ले किसी को नहीं पता। और कोई बंदा कह भी रहा है श्योरिटी से कि मेरा पढ़ के जाओ जीके में आपके नंबर आएंगे, तो वो चीजें फेल हो जाती है ना। तो आप क्या करें, मैं क्या करता था, मैंने जितने भी एनालिसिस किया है जीके का, उसमें मैंने देखा है 25 क्वेश्चन में थे 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, अगर आप करंट अफेयर प्लस एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के करके जाते हैं सारे, तो आप 12 से 13 क्वेश्चंस बना लेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके 20 प्लस नंबर आपके आ ही जाएंगे, आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। और आपको इतना ही टारगेट लेके चलना है, 40-50 नंबर का जीके में टारगेट ना रखें, वो बेवकूफी वाली बात है, वो किस्मत वाली बात है, लक वाली बात है, फिजिबल टारगेट ही रखें। तो आपका मेन फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर, ठीक है ना, और बाकी करंट अफेयर पर, ठीक है ना। अब देखिए वेटेज ये है जीके का कि बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री फिजिक्स यानी साइंस से मिलाकर लगभग 5 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिक्स से 2 सवाल आते हैं। भाई साहब एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स में कि इंडिया के इकोनॉमिस्ट भी फेल हो जाए, ठीक है ना। बड़े बड़े ज्योग्राफी हिस्टोरियन सब फेल हो जाए एसएससी में जीके के सामने, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज रहता है हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कम आती है, बहुत कम आती है। पॉलिटी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉलिटी का दायरा कम है, पतली किताब है पॉलिटी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो अगर आप पॉलिटी पूरी पढ़ के जाते हैं ना, तो आपके चांसेस आप 2-3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आराम से पूरे बना लेंगे, ठीक है ना। अब आता है फिर स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 5 से क्वेश्चन। अब स्टैटिक जीके में जितने भी डांस होती हैं, डांस से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपका एक क्वेश्चन आता ही है। बुक्स एंड ऑथर में करंट वाली भी आ सकती है और स्टैटिक वाली भी आ सकती है, इसका एक क्वेश्चन आता ही है आपका। एक अवार्ड से एक आपका सवाल आता ही है, ठीक है ना। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। और बाकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा सेक्शन है भाई, क्योंकि जितने भी खेल हुए हैं, जैसे ओलंपिक है, आप ओलंपिक जरूर करके जाए, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सा बचा, ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ, जो आपके गोल्डन वाले होते हैं वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। स्पोर्ट्स में तो ये वाले सवाल आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने स्टैटिक जीके का बता दिया, आप इन सारे टॉपिक को जरूर करें। तो बाकी करंट अफेयर देखो कितना भी कर लो इसका कोई अंत नहीं है, पूछे तो एसएससी पुराना भी पूछ ले, लेकिन इस बार हो सकता है कि नया ही पूछे। तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर रखिए बस, मार्च 24 से लेके चलिए, आप ज्यादा पुराना करने की जरूरत नहीं है। मार्च 24 से मई जून 2025 तक का कर लीजिए। अगस्त में पेपर होना है तो ऐसा तो है नहीं, जुलाई अगस्त तक करंट अफेयर आ जाएगा, जून तक का ले लीजिए आप 1 साल का करंट अफेयर। और करना कहां से है वो मैं अभी बता दूंगा कहां से करना है आपको। इस तरीके से अपनी रखनी है स्ट्रेटेजी। और इन सब के लिए मोस्टली आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेंगे आप, उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने हैं मेरे, और उन्हीं टॉपिक्स को यूट्यूब की मदद से, गूगल की मदद से, बुक्स की मदद से उनसे करके जाइए, आपके आराम से 25 सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। बस यही है हमारी स्ट्रेटेजी जीके की कि हम इस पर मेहनत करेंगे। श्योरिटी नहीं दे रहा कि आपके नंबर आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ मेहनत करेंगे, आ गए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वैसे आ ही जाएंगे, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे आपके, गारंटी। आप प्रीवियस ईयर पर फोकस करेंगे तो। अब जैसे जीके में 3 से 4 घंटे रखिए अपने पास, 4 घंटे जिसमें 1 घंटा करंट अफेयर देंगे,
एक साल का करंट अफेयर करना है आपको, मार्च 24 से लेकर जून 25 तक का, 1.25 साल हो गया ये तो, ठीक है ना। एक साल 3 महीने 15 महीने का करेंगे कहां से, तो मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा आप मैगजीन से करिए। मैं तो एडुटेरिया की मैगजीन आती है उससे करता था, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेखन शैली अच्छी है और उसका बुक का लिखने का थोड़ा तरीका है वो थोड़ा अच्छा है, तो एडुटेरिया की मैगजीन से आप कर सकते हैं। और 1.25 साल 1.5 साल की आती है, ठीक है ना। और आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको सीधे याद करना है, ठीक है ना। आप सीधे पढ़िए और याद करिए, पढ़िए और याद करिए, इतना ही है बस अपना, ठीक है ना। तो मैगजीन से करिए, आप डेली 1 घंटा दीजिए करंट अफेयर को, और फिर उसके बाद बचता है 1 घंटा देंगे आप स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक्स मैंने बताए, अवार्ड्स, फोक डांस वगैरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मंदिर वगैरह, उनके लिए 1 घंटा पहले आप स्टैटिक जीके खत्म कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद जो टाइम बचा आप उसमें साइंस शुरू कर लीजिए, ठीक है ना। जिसमें 1 घंटा पहले स्टैटिक जीके फिर साइंस को दे देंगे, फिर जो 1 घंटा होगा वो अपने जीके के जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनको देंगे। और स्टार्ट आप पॉलिटी से कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉलिटी से। और 1 घंटा आप रखेंगे एनालिसिस फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होंगे ही होंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी खास बात यह 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, और जीके की खास बात यह 50% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एसएससी के, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं शिफ्टों में, तो कहीं ना कहीं भाई आप प्रीवियस ईयर से उठाने ही पड़ेंगे। और जीके की ये खास बात है 50% आपका बनेगा पीवाईक्यू से। आप 1 घंटा निकालिए एनालिसिस के लिए डेली, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई 50% सवाल बन ही रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको 4 घंटे बता दी कैसे करना है। 1 घंटा मैगजीन, 1 घंटा में स्टैटिक जीके और साइंस, 1 घंटा में जीके के नॉर्मल टॉपिक्स, और 1 घंटा आप एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। यहाँ से जो एनालिसिस आपका निकलेगा कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही आप यहाँ पे करेंगे जीके में और अदर सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। यूट्यूब का अपने अच्छे से यूज करें, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पर आप टॉपिक सर्च कर ले, हाँ भाई इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक साथ आपको नोट्स वगैरह सारा आपके पास अवेलेबल है। चैट जीपीटी, गूगल, इतनी चीजें आपके पास आ गई है जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। पहले तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी, अब तो काफी ज्यादा है, तो आपके लिए अच्छी बात है ये, ठीक है ना। तो जीके का ये हो गया, बस मेहनत करनी है जीके में और आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है भाई इंग्लिश का। इंग्लिश का 50 नंबर है आपका, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। टारगेट में यही रखूंगा 40 नंबर का आप कम से कम टारगेट रखिए, इससे कम तो नहीं जाना है। 40 प्लस जितना रहे उतना अच्छा है। 40 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, क्योंकि 40 लाना भी उनके लिए थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, इसलिए इतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब 40 नंबर का आप ब्रेकअप देखेंगे 25 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन तो आपके वोकैबुलरी से रहते हैं, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, मिसस्पेल्ड। फिर बाकी 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके क्लोज टेस्ट के। जनरली एसएससी के बाकी एग्जाम्स में आता है क्लोज टेस्ट ही, सिलेक्शन पोस्ट वाला जो होता है उसमें दोनों चीजें पूछ रही जाती है, क्लोज टेस्ट भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रेकअप है। अब इससे आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि आपको वोकैब भी करनी है, आपको ग्रामर भी करनी है और आपको रीडिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है आप किसी एक सेक्शन को छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बाद आप अपने नंबर ले आएंगे इंग्लिश में, नहीं, तीनों ही चीजें लेनी पड़ेंगी आपको। इसलिए आपको दिन का पूरा टाइम तीनों चीजों में डिवोट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब डिवोट कैसे करना है मैं ये बता देता हूं। डेली आप 3 घंटे देने इंग्लिश में काफी है। 1 घंटा वोकैब के लिए देंगे आप, जिसमें 45 मिनट तो आप वोकैब याद करेंगे। अब याद तो करना नहीं है आपको, मैं मान के चलता हूँ 50 दिन है तो आपने मोस्टली आपने सिलेबस चीजें करी ही होंगी, जो भी नहीं की है वो मैक्सिमम 10 दिन में आप खत्म कर दीजिए सारी। उसके बाद आपको यही रूटीन अपनाना है, ठीक है ना। अब 45 मिनट में तो आपको याद करनी है, वोकैब याद करनी है या रिवाइज करनी है, आप जिस भी बुक से रिवाइज कर रहे हैं रिवाइज करनी है। उसके बाद 15 मिनट देने हैं अपने को प्रीवियस ईयर की बुक पर। पीवाईक्यू की बुक आप तो रखेंगे ही रखेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की चारों सब्जेक्ट की, उसमें 15 मिनट देंगे आप वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व करने पर, यानी क्वेश्चन सॉल्व को करने की हैबिट डालना। आपके सामने क्वेश्चन आया, ऑप्शन आए, ऑप्शन में से निकालना, टिक लगाना, वो भी एक टास्क है भाई, क्योंकि कभी कभार हम गलती कर देते हैं हम उसमें भी, इसलिए हम उसकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सिर्फ रिवाइज ही नहीं करना, ठीक है ना। 1 घंटा वोकैब को दे दिया। अब एक क्विज करेंगे आप डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस की, और उसके लिए आप देंगे 30 मिनट।
सॉल्व तो आप 8 से 10 मिनट में ही कर लेंगे इंग्लिश को, बाकी का 15 से 20 मिनट आप एनालिसिस को देंगे कि हाँ भाई कहाँ गलती कर रहे हैं आप। सबसे पहला आप कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई नया वर्ड मिला उसको आप नोट कर लीजिए, कहीं नया ग्रामर का कॉन्सेप्ट मिला जिसमें आपने गलती की वो आप नोट कर लीजिए। एक एरर बुक रखिए अपने पास, एरर बुक मेंटेन करिए और इस एरर बुक को रिवाइज भी करते चलिए, डेली रिवाइज भी कीजिए अपनी एरर को, हमने ये गलती की थी, ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादा टाइम देता हूं आपको, 30 मिनट में आप वो भी लगा लेंगे क्विज और अपना पूरा एनालिसिस भी कर लेंगे कि किस वजह से मैं कहां गलती कर रहा हूं। और बाकी जो आपके पास 1.5 घंटा बचा उसमें ग्रामर के आप रूल्स रिवाइज करते रहिए डेली, जिससे आपकी मेमोरी बनी रहे, आप भूले नहीं, ठीक है ना। रिवाइज करेंगे और सीधे आरसी पर ध्यान रखने के लिए आप डेली एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे और 10 पीक्यूआरएस करेंगे। ज्यादा मैं नहीं दे रहा आपको, इतना ही काफी है, क्योंकि आपको वोकैब में भी टाइम देना है, ग्रामर में भी टाइम देना है और साथ में आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पर भी ध्यान देना है। अब ये जो क्लोज टेस्ट और आरसी आप सॉल्व करेंगे, पीक्यूआरएस भी टाइम लगाकर करें ताकि आपकी कम से कम टाइम में करने की हैबिट बने, ठीक है ना। टाइम को मैं इसलिए हर जगह लेके चलता हूं क्योंकि समय ही है। एसएससी का पेपर कठिन बिल्कुल भी नहीं आता, अगर हर किसी को 2-2 3-3 घंटे दिए जाए तो वो 100 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा, लेकिन आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, यानी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट, तो इसलिए समय को मैं हर जगह लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश का मैंने बता दिया, तो लगभग 12 घंटे का प्लान बताया मैंने स्टडी का एक दिन का, और 12 घंटे तो भाई 10 से 12 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए। अब बहुत से कहीं 7-8 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा भाई, 7-8 घंटे में भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भाई 2-2 3-3 4-4 5-5 साल की तैयारी चाहिए, तब जाके 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है। बाकी अगर तो नॉर्मल आप बच्चे से पूछेंगे तो 10-12 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन वैसा भी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है अपना। मैंने आपको सारा बता ही दिया कि मैथ कैसे पढ़ना है, आपको डेली 3 घंटे देने, हर चीज करनी है, थ्योरी भी, प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी और क्विज भी। रीजनिंग में बता दिया, प्रैक्टिस, रिवीजन, क्विज, वही चीजें चल रही है हमारी। जीके में याद करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है बस। क्विज का इतना बड़ा रोल नहीं है जीके में, क्योंकि आपको पढ़ के सीधे आंसर करना है, यहाँ पर रोल है एनालिसिस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपने कितना अच्छा एनालिसिस किया उस चीज का रोल है यहाँ पे। और बाकी आता है इंग्लिश का, इंग्लिश में तीनों, वोकैब भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, ग्रामर भी। इंग्लिश में भी इतना टाइम का रोल नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस आपको पढ़ के सीधे हल करना है, दिमाग में ही सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ पेन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें भी क्विज का इतना रोल नहीं है, लेकिन आपको क्विज लगाना है जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर मतलब मिक्स क्वेश्चन करने की हैबिट बढ़े, ठीक है ना। सारा मैंने बता दिया आपको एक दिन को कैसे डिवोट करना है। अब एक दिन में आपको कैसे पढ़ना है ये आप देखिए कि आप पहले मैथ करना चाहते हैं या रीजनिंग करना चाहते हैं, जैसा भी आपका शेड्यूल है, बस आप इतना टाइम कम से कम दें और हर एक चीज को टाइम दें। मैं तो वर्किंग था, उसके बाद भी मैं ये सब कर लेता था, 8 घंटे तो मैं नौकरी करता था और 10 घंटे के आसपास मैं नौकरी के अलावा पढ़ने के लिए निकालता था, 2-3 घंटे मैं जॉब में भी निकालता था पढ़ने के लिए, कैसे भी लड़कर काम कम करके जॉब में भी निकालता था मैं, तब जाकर यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया प्लान की कैसे पढ़ना है आपको। अब फुल मॉक भी देने हैं आपको, मैं मान के चलता हूं आप लास्ट के 30 दिन डेली मॉक दीजिएगा। अभी आप अल्टरनेटिव डेज पर दे सकते हैं क्योंकि 10-12 घंटे का भी बहुत बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, तो अभी अल्टरनेट डेज पे या वीकेंड पे दे सकते हैं, 2 मॉक वीकेंड पे, 2 या 4 मॉक दे लिए, डेली लास्ट के 30 महीने में देने हैं, 30 दिन में देने हैं, ठीक है ना। और जो मॉक देंगे आप वो आप बदल बदल कर देंगे, जैसे एक दिन तो आपने किया पीवाईक्यू मॉक दे दिया, जैसे आपने एक आज दे दिया पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में जो आया वो वाला मॉक दूंगा मैं, उससे क्या है आप एग्जाम से फैमिलियर लाएंगे, क्योंकि ये बताएगा आपको कि एग्जाम ऐसा ही आएगा। और एक जो मॉक देंगे वो आप न्यू देंगे ताकि आप अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर होता है उससे आप फैमिलियर हो पाए कि हाँ भाई अगर थोड़ा बहुत ऊपर हुआ, मैंने नया मॉक की प्रैक्टिस कर रखी है, मैं कर लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं दोनों चीजों को लेकर करने की चल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी मैं मॉक टेस्ट कैसे दें इसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हाँ भाई कैसे एक मॉक टेस्ट को देना चाहिए, उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। अगर इस वीडियो बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम पार्ट्स में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप ये निकालें चीजें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उन्हीं चीजों पर वर्क करें
ताकि आपकी धीरे धीरे सारी कमियां खत्म हो। सारी कमियां खत्म होंगी तो नंबर अपने आप आ जाएंगे। बस यही तरीका होता है मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का, और कोई तरीका नहीं होता है। और एक मेहनत बुक जरूर मेंटेन करें कि आपने सारी गलती अपने ऊपर लिखी और उन पर थोड़ा सा चिंतन किया कि हाँ भाई इस वजह से गलती हो रही है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसको मेरे को ठीक करना है। ठीक है ना। अब इस 50 दिन के दौरान जो आपको मिस्टेक रोकनी है, सबसे पहला, न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने। न्यू कॉन्सेप्ट अगर आपके 2-3 कॉन्सेप्ट ही हैं, 2-3 चैप्टर ही उनको पढ़ सकते हैं आप। आपके 5-6 टॉपिक रह गए, 7-8 टॉपिक रह गए, उनको नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर तो आपने जो कर लिया वही करिए आप बस। ठीक है ना। नया नहीं पढ़ना। बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट दे लेते हैं, नंबर इतने आए, हाँ भाई ठीक है नंबर इतने आए, 150 आ गए, ठीक है। वो कुछ एनालिसिस नहीं करते। अगले दिन मॉक दे लिया, फिर तो उसने एनालिसिस नहीं किया, फिर कहते हैं नंबर नहीं बढ़ रहे मॉक में। अब भाई एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे? तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, बस दे के छोड़ दे रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी कि तुमने दे के ही छोड़ दिया। तो उस बात को आप याद रखो। ठीक है ना। अब आता है फोकसिंग स्ट्रॉन्ग एरियाज। ये वही बात हो गई, एनालिसिस ना करना, अपनी गलतियों को ना फाइंड आउट करना। गलतियों को फाइंड आउट ना करने का मतलब अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर ही फोकस कर रहे हैं, गलतियों को देख ही नहीं रहे, इसी वजह से नंबर नहीं बढ़ते भाई। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। और एग्जाम पैटर्न को फॉलो ना करना। भाई आना है आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पैटर्न जैसा पेपर, आप कर रहे हैं बैंकिंग के सवाल, यूपीएससी के सवाल, तो वो तो करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर पैटर्न को एक साथ लेकर चले, वही आपको गाइड करेगा। और जीके को फुली इग्नोर करना। जैसे मैंने आपको बताया 50-50 नंबर, बाकी तीनों में 5 जीके में, हो गया बंटा था। वैसा भी नहीं करना है, मेहनत करनी है जीके में, नंबर आएंगे प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालिसिस किया है तो। और कंपेयरिंग विद अदर्स, 180 नंबर छोड़ दीजिए उनको, 180-190 वाले को, उनकी अलग ही दुनिया है। किस दुनिया से आते हैं हमें भी नहीं पता। अपना एक अचीवेबल टारगेट लेके चलिए। ठीक है ना। तो इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे मेन मिस्टेक हो गई आपकी नया नहीं पढ़ना और मॉक टेस्ट को अपना एनालिसिस करना है। ये 2 मेन चीजें हैं, बाकी तो ठीक है ना। अब आता है सीक्रेट, कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, सिलेक्शन का सीक्रेट क्या है। क्योंकि मुझसे सब यही पूछते हैं कि सिलेक्शन का सीक्रेट बता दो। अब मैं बता दूं इसका कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक ही सीक्रेट है। सबसे पहले आपको ये चीज जाननी है कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, करने का तरीका क्या है। और ये नया बिल्कुल भी नहीं है। कोई बच्चा मुझ पे आता है, मुझसे पूछता है कि स्ट्रेटेजी बता दो, मैं इसको बता भी देता हूँ, सब बता देता हूँ A to Z पूरा। फिर वो कहता है मुझे इसमें नया कुछ मिला ही नहीं। मैं उससे कहता हूँ भाई नया कुछ है ही नहीं। नया क्या है? नया ये है कि इस जो मैंने आपको बताया उसको आप कितनी कंसिस्टेंसी से कर पा रहे हैं। तैयारी करने का फंडामेंटल वही है, बेसिक वही है। आज से 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले भी तैयारी करने की यही तरीके होते थे कि आप सिलेबस करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। आज भी वही तरीका है, आगे भी वही तरीका रहेगा। बस एक नई चीज क्या रहती है, नई चीज रहती है कंसिस्टेंट, कि आप इस तरीके को लेकर कितना कंसिस्टेंट है, आप डेली कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हैं डिसिप्लिन के साथ। जो कंसिस्टेंसी ले आता है वो जीत जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, और बाकी जो नहीं लाता वो अनसिलेक्टेड रह जाता है। बस आप जितने भी चीज टॉपर्स को एनालिसिस कर लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोगों का एनालिसिस कर लीजिए, उनमें एक ही बात कॉमन लगेगी कि वो अपने रूटीन को लेकर, अपने टारगेट को लेकर कंसिस्टेंट रहते थे। वे डेली आते थे, स्टार्ट करते थे अपने दिन को, उसी कंसिस्टेंसी के साथ उसको खत्म करते थे, रिपीट करते थे दिनों को, अपनी गलतियों से सीखते थे, उसी के बाद वो सिलेक्ट होते थे। मैं भी आपके सामने सिलेक्ट होकर खड़ा हूं तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से पढ़ा, बाकी और कुछ नया नहीं था, सब कंसिस्टेंसी थी। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे करना है आपको इन 50 से 40 से मतलब 45-50 जो भी आपके दिन बचे हुए हैं उनमें आपको कैसे अपना प्रोसीड करना है। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो यही है कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी, साल का 12 लाख रुपए बनेगा। इससे बड़ा क्या ही मोटिवेशन हो सकता है। और पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है, रिश्ते, दोस्त यार सब खत्म हो चुके हैं, बिना पैसे के लिए तो कुछ भी नहीं है। पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और इस लाखों से आप करोड़ों भी बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में कि करोड़ों आप कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा सभी भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।